Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning. चलिए, होमवर्क किया था? मैंने आपको होटल्स और एनजीओ का ऑडिट दिया था, जो आपको आपके नोट्स के अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट स्टिल आप लोगों को किस तरीके से ऑडिट करना है उसके लिए समझ में आ जाए, उसके लिए आपको होमवर्क दिया था ये। तो एनजीओ के अंदर नॉर्मली आपका जो अकाउंटेंसी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो सारे आप लोगों ने लिखे होंगे, ठीक है। और होटल्स के अंदर आप लोगों ने इनकम्स के अंदर लिखा होगा, अगर होमवर्क किया है तो। एक तो रेस्टोरेंट इनकम हो जाएगी, एक आपकी रूम इनकम हो जाएगी, ठीक है। बैंक्वेट हॉल इनकम्स हो जाएगी, अगर हम बैंक्वेट हॉल्स रेंट पर देते हैं वहां पे ऐसा अवेलेबल है। गार्डन इनकम्स हो जाएगी, ठीक है। कॉमर्शियल बता रहे हो आप? होटल, ओके मैम। ठीक है। तो अगर कोई गार्डन है या कुछ भी बैंक्वेट हॉल्स हैं या फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए कोई मीटिंग रूम बना रखा है आप लोगों ने, उन सबको रेंट पर देते हो, ठीक है। तो ये सारी क्या हो जाएगी, आपकी इनकम्स हो जाएगी। नाउ ये सर्विस सेक्टर है मेनली, तो आप बाकी सब में भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया और हॉस्पिटल्स और ये सारे सर्विस सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे आप जीएसटी का डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि असेट्स और लाइबिलिटी साइड में कि आपको जीएसटी जो है वो चेक करना चाहिए, क्योंकि सर्विस सेक्टर है तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। आप लोगों ने जीएसटी के अंदर होटल से रिलेटेड कोई तो रूल पढ़ा होगा, एसी होता है और एसी नहीं होता है, ऐसा कुछ है ना? पढ़ा है होटल से रिलेटेड कितना जीएसटी लगेगा कितना नहीं लगेगा? यस, एनी रेट्स तो नहीं पड़ी। ओके, तो आगे पढ़ लोगे हो सकता है। तो जीएसटी से रिलेटेड भी आपको, अगर जीएसटी में कुछ होटल से रिलेटेड पॉइंट्स पड़े हैं तो वो पॉइंट्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मेन इनकम्स हो गई आप लोगों की, ठीक है। इसके अलावा भी कोई इनकम याद आती है, लाइक पार्टी डेकोरेशन किया हम लोगों ने, तो वो सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। इसके बाद में एक्सपेंसेस के अंदर वही क्रॉकरी परचेज हो जाएगी, वेटर्स की सैलरी हो जाएगी, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स किसके ऊपर, रिसेप्शन के ऊपर, जो कैश कलेक्शन होगा उनके ऊपर। स्टोर्स के अंदर जो भी सामान आ रहा है, क्रॉकरी आ रही है, उन सब के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स आप लोगों के होने जरूरी होते हैं। असेट्स और लाइबिलिटीज सबके अंदर वही नॉर्मल सेम रहेगी, फर्नीचर, क्रॉकरी और ये सारी आपकी असेट्स रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को होटल के बारे में लिख कर आना है, अगर आ जाता है तो। और एनजीओ आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में जितना भी लिखा वो भी टाइप ऑफ एनजीओ ही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी टाइप ऑफ एनजीओ ही है। और आप लोगों ने खुद ने एनजीओ चैप्टर पढ़ रहे हो अकाउंट्स के अंदर, तो आपको भी पता है क्या इनकम भी है और क्या एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, है ना। तो ये दोनों आपके होमवर्क थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग आज 3-4 चीजें कवर करने वाले हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले अपन कवर करेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर में डिफरेंस क्या है। सबको पता है, बट फटाफट से मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार बता दूंगी। सेकंड अपन पढ़ेंगे इन्वेंट्री और फिक्स असेट्स का ऑडिट कैसे होगा। ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको रीडिंग करके यहाँ पे समझा दूंगी, क्योंकि दोनों ही जो भी ये 3 क्वेश्चन मैंने बोले, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर में डिफरेंस, ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री, ऑडिट ऑफ फिक्स असेट्स,
एग्जाम पर्पस से मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 4 to 6 मार्क्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको पूरा रीडिंग करवा के यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले बिना आंसर देखे आप लोग मुझे बताएंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, है ना। अब आप लोगों को ऐसे नहीं बोलना है कि फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली उसने पूछा है ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो जो नॉर्मली अपॉइंट करते हैं वो आंसर देना है अपने को। अगर ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है तो भी ये चीज ध्यान रखना कि जो नॉर्मली आंसर होता है, क्योंकि अगर उसका मेन मोटो फर्स्ट ऑडिटर पूछने का होता तो वो क्लियरली आपको क्वेश्चन में लिख के देता कि फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय होम, ठीक है। तो वो क्लियरली लिख के देता। केवल ये पूछ रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, तो वो जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स। अच्छा, इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का मेन काम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करना, ऑडिट करना, उसके ऊपर क्या इशू करना? ओपिनियन इशू करना, है ना। अच्छा, इंटरनल ऑडिटर का क्या मेन काम होता है? इंटरनल कंट्रोल्स है ना, इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करना, गवर्नेंस की चेकिंग करना, रिस्क असेसमेंट करना, तीनों चीजें याद रखना, है ना, ठीक है। क्या क्या मेन काम तो इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करना होता ही है। इसके अलावा भी 2 और काम है, रिस्क असेसमेंट करना और सेकंड थर्ड काम है गवर्नेंस की चेकिंग करना, है ना। लॉ गवर्नेंस, लॉज रेगुलेशंस और ये सब इंटरनल कंट्रोल के अंदर जो 4 पॉइंट्स थे उसके अंदर कवर हो गए हमारे, ठीक है। तो ये काम का एक मेन डिफरेंस हो गया। अच्छा, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर है आपका तो उसका रेम्युनरेशन कौन फिक्स करता है? शेयर होल्डर की करेंगे, उन्होंने अपॉइंट किया है। जिन्होंने अपॉइंट किया है शेयर होल्डर्स वही करेंगे। और इंटरनल ऑडिटर के केस में बोर्ड, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट अथॉरिटी बोर्ड के पास है तो बोर्ड अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? शेयर होल्डर्स को। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हीं को एड्रेस करके अपन ने सेक्शन 143 के अंदर सब सेक्शन 2 के अंदर ये लाइन पढ़ी थी कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं यानी मेंबर्स ऑफ द कंपनी होते हैं उनको एड्रेस करके स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट दिया जाता है। और इंटरनल ऑडिटर किसको देगा ऑडिट रिपोर्ट? बोर्ड में, है ना, क्योंकि वहां पे हमें बोर्ड ने अपॉइंट किया है तो हम देंगे भी किसको? बोर्ड को देंगे। नाउ जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, उनका रिपोर्ट का थोड़ा सा फॉर्मेट समझिए। ऑडिटर जो स्टैट्यूटरी होता है, क्या उसको कोई सजेशन देना होता है क्या कि आपको कैसे इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करना है? वो सिर्फ अपना ओपिनियन इशू करता है। बट इंटरनल ऑडिटर को सजेशंस देने होते हैं क्या? यस मैम, उसको पहले ही बता देते हैं रिलेटिंग टू द इंटरनल कंट्रोल्स। यस, उसको हमने अपॉइंट ही इसलिए किया है कि हमारे वीकनेसेस फाइंड आउट करो और वीकनेसेस फाइंड आउट करके इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते, रिजॉल्व कर सकते, क्या चीज न्यू इम्प्रूव कर सकते, वो सारे सजेशंस आप हमें दो। इसीलिए हमने इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब रिमूवल की बात करें तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कौन कौन रिमूव कर सकता था? शेयर होल्डर्स। रिमूवल की पावर किसके पास थी? एट दी अल्टीमेटली, चाहे आप बिफोर एक्सपायरी जा रहे हो चाहे आप आफ्टर एक्सपायरी जा रहे हो, शेयर होल्डर्स के पास में पावर थी। याद है आप लोगों को बिफोर एक्सपायरी अपन किसको पहले एक अप्रूवल लेते थे? किससे लेते थे? सीजी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, है ना। और आफ्टर एक्सपायरी होता है तो हम स्पेशल नोटिस सेंड करते हैं। मैम एडीटी 3 बेस पे। हाँ, ठीक है। और इंटरनल ऑडिटर के केस में कौन रिमूव कर सकता है इंटरनल ऑडिटर को? जिसने अपॉइंट किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वही रिमूव कर देता है ना। तो क्लियर सबको स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के अंदर डिफरेंस? यस मैम। ठीक है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑडिट ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है? मैम स्टॉक और जो पड़ा होता है डेफिनेशन बताओ थोड़ी सी। आप लोगों ने पढ़ी होगी ना इन्वेंट्री, स्टॉक की क्या डेफिनेशन होती है? अच्छा, इन्वेंट्री अनसोल्ड बच जाता है एंड ऑफ द फाइनेंस। ओके, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। नाउ व्हाट इज इन्वेंट्री? मतलब स्टॉक के टाइप ही होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। जो एट द एंड बच गया वो तो क्लोजिंग स्टॉक है। मैम मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू डू प्रोडक्शन। फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड, केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें ही स्टॉक है क्या? तो मैम जो मटेरियल को अपन प्रोड्यूस करेंगे प्रोड्यूस फिनिश करके गुड्स फिर उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके जो भी सेल कर रहे करेंगे। हैं, है ना? ठीक है, तो जो चीज मेन है ना, वो चीज हमेशा याद रखना कि लिखने का, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर आपका लिखने का मैनर सब कुछ होता है ना? सिर्फ अपन ये लिख के आ गए कि स्टॉक का मतलब क्या हो गया भाई, जो एट द एंड है, क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक ही चलता है। ठीक है, तो हम यही डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे और वो रॉन्ग है। एक्चुअली वो केवल स्टॉक पूछ रहे हैं आपसे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं पूछ रहे। तो सबसे पहले एक लिखने का तरीका बनाओ अपना कि किसी भी डेफिनेशन को, मेनली डेफिनेशन के लिए ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि डेफिनेशन को लिखने का हमेशा एक तरीका होता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन्वेंट्री कौन सी असेट होती है? टेंजिबल असेट है या नॉन टेंजिबल असेट्स है? टेंजिबल asset है, ठीक है। टेंजिबल। नाउ उसका मेन पर्पस क्या होता है? उसका मेन पर्पस होता है हमें उसे सेल करना है, सेल ठीक है। अगर वो फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड स्टॉक है, तीन टाइप होते हैं हमारे, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश्ड स्टॉक, तीन टाइप होते हैं। तो तीनों चीजें हमारे डेफिनेशन के अंदर आए, इस तरीके से हमें डेफिनेशन फ्रेम करना है। तो इन्वेंट्री जो हम हेल्ड फॉर सेल रखते हैं, दैट इज, मतलब कोई भी गुड्स जो हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, दैट इज स्टॉक फॉर अस। ये क्या हो गई? फिनिश्ड गुड्स हो गया, है ना। नाउ सेकंड, रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ? जो हमारे प्रोडक्शन में काम आने वाला है, जिन्हें हम कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। और जो बीच का स्टेज है, जो कि इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, वो हमारी क्या हो गई? WIP हो गई। तो इन तीनों को मिलाकर के आप जो लैंग्वेज लिखने वाले हो, दैट इज फॉर इन्वेंट्री। नाउ अगेन एक चीज ध्यान रखना, इन्वेंट्री के अंदर अगर आपने AS2 पढ़ा है, तो पढ़ा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2? मैम नहीं पढ़ा? तो इन्वेंट्री के अंदर स्टोर एंड स्पेयर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ऐसे स्टोर एंड स्पेयर्स जो कंज्यूम हो जाएंगे, जो हम किसी भी मशीनरी के अंदर या जो भी हमारा ये यूज हो, वहां पे किसी भी चीज के अंदर वो स्टोर एंड स्पेयर्स यूज में ले सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, है ना। दो टाइप के स्टोर एंड स्पेयर्स होते हैं। कुछ स्टोर एंड स्पेयर्स हम स्पेसिफिक टू मशीनरी होते हैं। स्पेसिफिक टू मशीनरी का मतलब वो उसी पर्टिकुलर मशीनरी के अंदर काम आएगा। अगर वो मशीनरी खराब होती है तो हम उसे रिप्लेस करके उसी मशीनरी में डालेंगे। बाकी जो हमारे यहाँ दूसरी मशीनरीज है, उनके अंदर वो हमारा काम नहीं आएगा। तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, है ना। वो किसका पार्ट होएगा? हमारा असेट का पार्ट होगा, उस पर्टिकुलर असेट पोर्शन के अंदर आएगा, फिक्स एसेट्स के पोर्शन के अंदर। ओके, नाउ जो कंज्यूमेबल्स, जो स्टोर एंड स्पेयर्स हर एक जगह पे हम काम में ले सकते हैं। नॉर्मली X मशीनरी में भी काम ले लिया हमने, Y में भी ले सकते हैं, Z में भी ले सकते हैं। किसी भी मशीनरी में कोई नट बोल्ट खराब हुआ, इस नट बोल्ट को मैं सारी मशीनरीज में यूज ले सकती हूँ। तो दैट इज स्टोर एंड स्पेयर्स, जो किसी में भी यूज में ले सकते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, और उन्हें इन्वेंट्री के अंदर शो किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, Inventories are tangible property held for sale in the ordinary course of business in the process of production for such sale, यानी कि WIP है, और for the consumption in the production of goods or service for sale, यानी कि रॉ मटेरियल है जो कि कंजम्पशन में काम में आएंगे। ओके, नाउ इंक्लूडिंग, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया, जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स हम किसी भी कहीं पे भी यूज में ले सकते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री।
तो इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल स्टोर एंड स्पेयर्स पार्ट्स meant for replacement in the normal course. नॉर्मल कोर्स में हम रिप्लेसमेंट में कहीं भी यूज ले सकते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक स्टोर एंड स्पेयर्स आर नॉट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. नाउ इन्वेंट्री यहाँ पे नाम लिख दिए, WIP, फिनिश्ड गुड्स, मेंटेनेंस सप्लाईज, स्टोर स्पेयर्स, लूज टूल्स, ये सब क्या होते हैं? इन्वेंट्री के पार्ट होते हैं. नाउ इन्वेंट्री का ऑडिट. क्या बोला अभी आपने, क्या पार्ट नहीं होते? जो स्पेसिफिक टू असेट होते हैं वो हमारे इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होते हैं, जो स्टोर एंड स्पेयर्स. ओके मैम. ओके, नाउ नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो आपका स्टार्ट हो रहा है इन्वेंट्री का ऑडिट, है ना. इन्वेंट्री का ऑडिट कैसे होगा? तो कुछ पॉइंट्स तो हमें ऑलरेडी पता है. हमने जब वाउचिंग वेरिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने आपको बहुत ही इन डेप्थ वो चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको इन्वेंट्री का ऑडिट करना सिखाया था. याद है स्टॉक का ऑडिट? हाँ, यस मैम. है ना. वहां पे मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं. स्टोर लेजर जो ऑलरेडी वेरिफिकेशन होता है ना, स्टोर लेजर मेंटेन हो रही है, कितने टाइम गैप में आपके यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है. मैम अपने बाइक शोरूम का एग्जांपल हाँ, दिया था. बिल्कुल. तो उन सारी चीजों को भी हम चेक करेंगे, ABC एनालिसिस लगा करके देखेंगे, है ना. ये सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी. अब यहाँ पे आपको और भी 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे. फर्स्ट पॉइंट है, हम जब भी ऑडिट करने जाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जो इन्वेंट्री है, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, है ना. इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मैंने आपको मेडिसिन की शॉप का एग्जांपल देख करके बिन कार्ड सिस्टम बताया था. याद है सबको? जो एक्सपायरी वाली डेट्स वाली होती है उनको हम सबसे वो पहले सेल आउट कर देते हैं, और जो ठीक है, तो वो बिन कार्ड सिस्टम बताया था. उसको यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके दिया है कि जो स्टॉक होता है वो अलग अलग स्लो मूवेबल, कुछ तो होते हैं भाई नॉन मूवेबल नेचर के होते हैं, और कुछ होते हैं हाईली मूवेबल नेचर के हो रहे हैं कि जल्दी जल्दी आएंगे और चले जाएंगे, और कुछ बहुत ही टाइम बाद में जाते हैं. और कुछ ऐसे स्टॉक होता है हमारे पास में जो पेरिशेबल नेचर का होता है. पेरिशेबल नेचर समझते हैं? यस मैम, जो जल्दी खराब हो जाता है. डेयरी प्रोडक्ट्स, सीजनल हम बोल सकते हैं, जो सीजनल कमोडिटीज होती है दैट आर पेरिशेबल, लाइक फ्रूट्स हो गए, है ना. तो नाउ आप उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें भी एक ऑडिटर को क्या करनी होती है, देखनी होती है. कि लाइक कोई पेरिशेबल नेचर का आपके पास में आइटम है तो आप उनका मूवमेंट कैसे करते हैं. ठीक है, कोई स्लो मूविंग आइटम है तो ना ऐसा तो नहीं है उसका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है क्योंकि स्लो मूविंग है, आज आया न जाने कब निकलेगा, तो मार्केट वैल्यू चेंज होती रहेगी. ठीक है, तो आपने उसका वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक और एनआरबी विद कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लेस पे किया है या नहीं किया है ना. ये सारी चीजें एक ऑडिटर को चेक करनी होती है. तो आइए पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है. By their very nature, inventories normally turn over rapidly. इन्वेंट्री क्या होती है? रैपिडली निकलती रहती है क्योंकि इन्वेंट्री हमेशा हमारे यूज में आती रहेगी. इन्वेंट्रीज आर सस्पेक्टेबल टू ऑब्सोलिसेंस एंड स्पॉइलेज. अभी मैंने आपको कहा इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, हम हमारे लैंग्वेज में लिख सकते हैं. लाइक पेरिशेबल नेचर का कोई गुड्स है तो उसका खराब होने का जल्दी हमें डर रहता है ना. या फिर कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज है जो हमारी इन्वेंट्री है, लाइक मोबाइल्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स हैं, तो उनके ऑब्सोलिसेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो नाउ आप उनके लिए क्या सिस्टम रखते हैं इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, वो सब एक ऑडिटर को क्या करना होता है, चेक करना होता है. Further, some of the items of inventory may be slow moving while others may follow a seasonal pattern of movement. कुछ तो स्लो मूविंग होती है और कुछ कैसी होती है कि सीजनल पैटर्न के अकॉर्डिंग निकलती जाती है. लाइक मूंगफली होती है, ग्राउंड नट्स, जो आपके
हर पूरे 12 महीने नहीं बिकती है, बट कोई पर्टिकुलर सीजन आता है, जैसे सर्दियों का सीजन आता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे मूंगफलियां ज्यादा बिकेगी किसी भी स्टोर के ऊपर, है ना। तो वो हो गया हमारा सीजनल पैटर्न वाले जो कुछ गुड्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा मूव करते हैं, और कुछ गुड्स होते हैं जो ऑलवेज स्लो मूविंग ही रहते हैं। नाउ इन्वेंट्रीज आर नॉर्मली मूवेबल इन नेचर। नॉर्मली जो इन्वेंट्रीज होती है वो मूवेबल होती है, ऑल्दो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कि इमूवेबल इन्वेंट्रीज में भी डील करते हैं। जैसे कोई रियल एस्टेट एंटिटी के अंदर वर्क कर रहा है, रियल एस्टेट के काम में वर्क कर रहा है, तो वो क्या करेगा, बिल्डिंग्स बना करके सेल करता है, तो उसके लिए इन्वेंट्री कौन सा टाइप होती है, इमूवेबल नेचर की होती है। इमूवेबल। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स ऑडिट पर्पस से नहीं दिया, इन्होंने क्या किया है, मेनली इन्वेंट्री का अलग अलग टाइप सेग्रीगेट करके लिखा है आप लोगों को, है ना। यहाँ पे देन ऑल द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री मे बी लोकेटेड एट वन प्लेस बट मे बी हेल्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कंसाइनमेंट वाली, याद है आप लोगों को, मैंने कहा था कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भी स्टॉक जा सकता है हमारा, यस मैम, कंसाइनमेंट पे भी हम स्टॉक भेज सकते हैं, तो वो हमारे पास नहीं है, हमारा गुड्स किसी और के पास है। तो हमें ऑडिट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि वो हमने स्टॉक में हमारे ऐड किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जरूरी नहीं है कि इन्वेंट्री एक ही जगह पे हो, वो डिफरेंट लोकेशंस भी हो सकती है। मेरे फैक्ट्री में भी हो सकती है, मेरे वेयर हाउस में भी हो सकती है, थर्ड पार्टीज के पास में भी हो सकती है, यानी कंसाइनी के पास में, या गुड्स सेल ऑन अप्रूवल किया है तो उनके पास भी हो सकती है। तो मुझे क्या ध्यान रखना है कि उन सबको मैंने एट कॉस्ट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नोट किया है। Now, individual items on inventory may not be significant in value, but taken together, they normally constitute a significant proportion of total assets and current assets of manufacturing, trading, and certain service entities. बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल केवल इन्वेंट्री को देखें तो उनका वैल्यू इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लाइक केवल मैंने कहा कि भाई शुगर, मेरे यहाँ पे शुगर पड़ी है 10 किलो, तो 10 किलो का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम 1000 रुपए होगा। तो 1000 रुपए इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, बट सारी इन्वेंट्री को साथ में लेकर के हम बात करें तो टोटल असेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वेंट्री बन जाता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से रेशियो एनालिसिस, आप लोगों ने रेशियो एनालिसिस में पढ़े होंगे ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, यस मैम, है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और करंट असेट्स के अंदर भी अपन करते हैं वही करंट रेशियो निकालते हैं, तो वहां पे भी इन्वेंट्री एक पार्ट आता है आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें एज एन ऑडिटर चेक करनी चाहिए कि आपका स्टॉक टर्नओवर कितना है, कि लास्ट ईयर कितना था, करंट ईयर में कितना है, तो उसके लिए ये पॉइंट्स लिखे हैं आपके। ठीक है, फिजिकल कंडीशन एंड एग्जिस्टेंस यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पॉइंट आपको दिया है। और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आप लोगों को देखना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ कि हम कौन से बेसिस पे, लीफो फीफो, कौन से बेसिस पे वैल्यूएशन कर रहे हैं हमारी इन्वेंट्री का। तो ये सारे पॉइंट एज एन ऑडिटर आपको इन्वेंट्री के अंदर चेक करने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जरूरी नहीं है आप ये पॉइंट्स लिख करके आए एग्जाम में, क्योंकि मैंने आपको कहा है जितना ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लिखेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑलरेडी अपन वेरिफिकेशन चैप्टर के अंदर इन्वेंट्री का पूरा ऑडिट लिख चुके हैं, तो ये अब नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। बट एग्जाम के अंदर इन्वेंट्री और फिक्स एसेट्स का ऑडिट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ के जरूर जाना एग्जाम डे पे। मैम, यस, मैम इसको जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बताना एक बार। ये वाला, हाँ मैम, ये इन्वेंट्री आ रही है, ये तो मैंने डेफिनेशन बताई थी ना आपको। मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज में ये वाला word बताओ। मेंटेनेंस सप्लाईज मतलब जो कंज्यूमेबल्स होते, लाइक ग्रीस, समझते हो ग्रीस क्या होती है, ऑयल। यस मैम, समझते हैं। वो जो लाइक अपन कोई मशीनरी खराब हो जाती है तो उसमें ग्रीस डालते हैं, ऑयल डालते हैं, तो ये सब क्या है, ये सारी चीजें किसी भी स्टॉक का पार्ट किसी में भी काम में आ सकता है, किसी भी मशीनरी के अंदर, तो ये सब मेंटेनेंस सप्लाईज है। ओके ओके, नाउ फिक्स्ड एसेट का ऑडिट, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। याद है फिक्स्ड एसेट्स के ऑडिट कैसे होता है?
अच्छा चलो सबसे पहले मुझे बताओ फिक्स एसेट का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्टली बिजनेस चलाने के लिए यूज होता है। ओके, बिजनेस चलाने के लिए, जिसे हम बोल सकते हैं नॉट फॉर सेल पर्पस। सेल पर्पस। ओके, तो उसका अब यूज क्या हुआ? ये तो बोल दिया नॉट फॉर सेल, तो यूज क्या करते हो उसका? हम जैसे मैम मशीन प्रोडक्शन वगैरह प्रोडक्शन जो के भी लिए बिल्डिंग अपने हुई प्रोडक्शन के बिजनेस लिए में जो use भी ले सकते हैं। इक्विपमेंट्स लॉन्ग टर्म यूज देते हैं मैम। लॉन्ग टर्म यूज होता है, वेरी गुड, है ना? अच्छा, क्या उसे रेंटल्स पे भी दे सकते हो कोई फिक्स एसेट? यस मैम। यस मैम। तो हमेशा याद रखना, चाहे अकाउंट्स के लिए याद रखो, ऑडिट के लिए भी याद रखो, किसी के लिए भी, फिक्स एसेट्स पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है? 10 व्हाट यस इज मैम। यस नेम? पीपी प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट प्रॉपर्टी PPE। प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना? नाउ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बोलता है कि फिक्स एसेट्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले ऐसी एसेट्स वो जो कि मोर देन 1 पीरियड के लिए रखी गई है, ठीक है? फर्स्ट, ऐसी एसेट्स जो मोर देन 1 पीरियड के लिए रखी है, जिनका यूज समझना, जिनका यूज फर्स्ट पॉइंट प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में आ रहा है। लाइक मशीनरी समझो, इसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर काम में आएगी। तो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेकेंड यूज, जिसका यूज हमने रेंटल्स के लिए रखा है, लाइक बिल्डिंग है, मेरा कोई पार्ट यूज में नहीं आ रहा मेरे बिजनेस के अंदर, तो मैंने उसको रेंट पर चढ़ा दिया। तो सेकेंड यूज क्या होता है मेरी फिक्स एसेट्स का? रेंटल टू अदर्स। ओके, थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस के लिए भी मैं मेरे फिक्स एसेट्स को यूज ले सकती हूँ। लाइक फर्नीचर है, मेरे को शॉप के अंदर ड्रेसेस दिखाने के लिए फर्नीचर चाहिए, तो ना तो वो मेरे प्रोडक्शन के अंदर काम में आ रहा है, ठीक है? वो मेरे कौन से यूजेस में आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मैं अकाउंटिंग करती हूँ, ठीक है? कंप्यूटर में मैं मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बना रही हूँ, वो सब मेरे किस यूज में आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के अंदर यूज में आ रहा है। तो फिक्स एसेट्स नॉर्मली 3 यूज के अंदर आती है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने प्रेस्क्राइब किया है। ये आपको याद होनी चाहिए, है ना? देखिए, जब अपन प्रोफेशनल कोर्सेज में आ जाते हैं, तो आप अगर फिक्स एसेट्स का मीनिंग 11th क्लास वाला बताएंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं देगा, ठीक है? केवल ये बोल दिया भाई मोर देन 1 पीरियड के लिए यूज में आ रहे हैं, उसको हम सेल नहीं करेंगे और उसकी ओनरशिप हमारी होनी चाहिए, तो ही वो क्या है? फिक्स एसेट्स है। इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं देने वाला। मार्क आपको केवल तभी मिलेगा जब आपने एएस का रेफरेंस दिया, पीपीई का रेफरेंस दिया, यूजेस का रेफरेंस दिया और ये बात लिखी कि मोर देन 1 पीरियड से रिलेटेड है, तो ही हमको फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन में मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्यों जरूरी है फिक्स एसेट्स की? क्योंकि हम जब ऑडिट करने जा रहे हैं, तो ऑडिट में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस देके जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। सिर्फ इसी रीजन से यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर हमेशा बात ध्यान रखना, इन्वेंट्री में भी इन्वेंट्री का पहले क्या दिया उन्होंने? डेफिनेशन दिया। फिक्स एसेट्स में भी पहले क्या किया इन्होंने? फिक्स एसेट्स का डेफिनेशन दिया। तो इस तरीके से 2 ही मेन चीजें हैं और किसी का नहीं आता हमारे पास ऑडिट एग्जाम में। इन 2 का हमेशा रेगुलरली आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा, तो इनका डेफिनेशन अच्छे से जरूर लर्न कर लेना। तो यहाँ पे देखिए, आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सेल, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स। यस, ऑडिबल? यस मैम। ओके, रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। टोटल 3 यूजेस हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स के। एंड सेकंड पॉइंट, वो मोर देन 1 पीरियड से रिलेटेड होनी चाहिए। अच्छा, मोर देन 1 पीरियड से रिलेटेड होगी तो ही फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे क्या? अदरवाइज उन्हें क्या कहेंगे हम? करंट एसेट। करंट एसेट्स, है ना? करंट एसेट्स का डेफिनेशन कौन बता सकता है? ये मत बोलना विचार लेस देन, जो ये मत बोलना लेस देन 1 वाला। इसके अलावा 1 ईयर में कैश में जिनको कन्वर्ट कर दिया अपन था। इजीली लिक्विड। अच्छा, आप लोगों ने शेड्यूल 6 पढ़ लिया? आई थिंक नाउ जो कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, उसके अंदर करंट एसेट्स पढ़ी है?
करंट एसेट्स का Ma'am, डेफिनेशन Yes. ऑपरेटिंग साइकिल कम होता है वेरी मतलब। गुड, जिनका जो कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है ना। दो चीजें हैं वहां पे आप लोगों को। फर्स्ट जो कि हेल्ड फॉर सेल है, जो कि पर्टिकुलरली इन्वेंट्री के लिए लिखा गया वर्ड है ना, हेल्ड फॉर सेल है। या फिर सेकंड पॉइंट है वहां पे ऐसी असेट्स जो कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर या फिर विद इन 12 मंथ्स कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इनको 2 पॉइंट्स बना के दिए हैं आपको है ना वहां पे। उसे हम क्या कहते हैं, करंट असेट्स कहते हैं। या तो ऑपरेटिंग साइकिल वर्ड कंपलसरी है यहाँ पे, ऑपरेटिंग साइकिल में जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे डेटर्स है, हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है कि भाई 10 महीने के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दे आर करंट असेट्स। अगर मतलब 10 महीने और 12 महीने, तो अब यहाँ पे 12 महीने हायर हो गए, तो 12 मंथ्स के अंदर अगर आपके डेटर्स कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यह वो आपकी करंट असेट्स हो गए। बट अगर कोई ऐसा डेटर है जो पिछले 5 साल से आपको पैसा ही नहीं दे रहा है, तो वो भी आपकी नॉन करंट असेट बन सकता है। ठीक है, तो डेटर्स अकॉर्डिंग टू जो कंपनीज एक्ट के लिए बता रही हूँ ओनली, है ना, कंपनीज के लिए बता रही हूँ कि कंपनीज के केस में डेटर्स क्रेडिटर्स आप ये नहीं बोल सकते कि हमेशा करंट ही होंगे, वो नॉन करंट भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट असेट्स। ओके, Yes, ma'am. now an asset can be classified as PPE or otherwise depending upon the use to which it is put or intended to be put। ठीक है, PPE के लिए आप हमेशा कब कैसे कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, हमेशा उसका इंटेंशन देखेंगे कि उसका यूज क्या आ रहा है। उसका यूज अगर बिजनेस रन करने के लिए आ रहा है, रेंटल्स के लिए आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आ रहा है, तो वो हमारी फिक्स्ड असेट्स है। अगेन यहाँ पे ये चैप्टर मैंने आपका मॉड्यूल से लिया है क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी लाइन सेम ही आने वाली है। मेरे नोट्स में भी मैं यही लिख करके दूंगी। बट हमें पूछे जाएगा कि ऑडिट क्या है, ऑडिट कैसे होगी फिक्स्ड असेट्स की। तो इन पॉइंट्स के अलावा जो हमने वेरिफिकेशन वाले चैप्टर में पॉइंट्स पढ़े, वो सारे पॉइंट्स मर्ज करके आप लिख करके आएंगे एग्जाम में। फिजिकल वेरिफिकेशन करना, डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट्स हमने पढ़े थे, है ना, AS 12 से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े थे, याद है सबको? Yes, ma'am. कौन से पॉइंट का? Government grant. यस, गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े थे। सारे पॉइंट्स जो फिक्स्ड असेट्स की ऑडिट के लिए हमने पढ़े थे, वो सब हमको वहां पे लिख करके आने हैं। तो अभी ये 2 मेन क्वेश्चन पढ़े हमने, सॉरी 3 मेन क्वेश्चंस पढ़े जो एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स के अंदर कंपल्सरीली आते हैं। फिक्स्ड असेट्स का ऑडिट, इन्वेंट्री का ऑडिट जो रिपीटेशन था, स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के अंदर डिफरेंस। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग दी नेक्स्ट पार्ट, क्या कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट कैसे होगा। नाउ सबसे पहले आप लोगों को पता है क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज? मैम जैसे फ्लैट वगैरह होता है ना, फ्लैट, ओके, टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, मीनिंग ऑफ मैम, कोऑपरेटिव इसमें कुछ सोसाइटी? बहुत सारे लोग मिलके एक कॉमन हम बहुत मतलब सारे- एक कोई भी मैम, बिजनेस बहुत- वगैरह स्टार्ट। हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जिससे उनको फेयर मार्केट प्राइसेस पे कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर सके, मतलब उनको हायर प्राइस मिल सके, जितना उनको मतलब इंडिविजुअल सेल आउट करे तो उसमें नहीं मिल पाता। मैम वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अपने प्रोडक्ट्स खरीदते हैं मैम कोऑपरेटिव विदाउट एनी प्रॉफिट बेचते थे अपने मेंबर्स को। होता है। यस, मनी को पूल किया जाता है बाय मेंबर्स। वापस बोलिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जहाँ पे जो सारे मेंबर्स हैं वो मनी पूल करते हैं ताकि वो जो चीजें हमें फेयर मार्केट वैल्यू से कम में मिल सकती है ना, इन मेंबर्स वो सारी सर्विसेज देते हैं और फिर बाद में प्रोडक्ट को बेचते हैं। यस, वेरी गुड, है ना, यही होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसका मेन लोगो होता है 1 for all and all for one। ठीक है, सब लोग मिलकर के यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नाउ
कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, कुछ पर्सन अपनी इच्छा से वॉलेंटरीली, है ना, ये वर्ड लिखना जरूरी है वॉलेंटरीली। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वॉलेंटरीली मिलोगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, है ना, इसलिए ये वर्ड वॉलेंटरीली लिखना जरूरी है। कुछ एसोसिएशन ऑफ, ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसके अंदर कुछ कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वाले लोग, जिसके अंदर एक कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वाले लोग, यानी कि जिनका सबका पर्पस एक ही है, ऐसे लोग मिल करके एक क्या बना लेते हैं, एसोसिएशन बना लेते हैं। उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब लोग मिल करके करते हैं, ठीक है, और सब लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं कैपिटल का सब लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं एंड अकॉर्डिंगली रिस्क और प्रॉफिट को क्या करते हैं, वो लोग शेयर करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। इसमें सबसे मेन क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन से कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है सबका, वो लोग मिल करके, मेन आते क्यों है साथ में ये भी बता देती हूँ। जैसे फार्मर्स का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, है ना, फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे सारे फार्मर्स को नहीं पता कि भाई हमें जो क्रॉप्स है हमारी उन्हें कैसे सेल करना चाहिए, ठीक है। अब एक गांव के सारे फार्मर्स मिल गए, सबने अपना अपना थोड़ा थोड़ा कैपिटल लगाया, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर क्या होता है, नॉर्मली शेयर्स इशू किए जाते हैं और हर एक बंदे को एक शेयर दिया जाता है, हर एक बंदे को एक शेयर दिया जाता है, ताकि आपकी क्या होती है, कैपिटल सबकी इक्वल होती है, कैपिटल सबकी इक्वल होती है, नॉर्मली ऐसा होता है। अब हमने क्या किया, सबको एक एक शेयर दे दिया, सब लोग सेम ओनर हैं, ठीक है, वोटिंग राइट्स आपके क्या रहेंगे, सेम तरीके के रहेंगे। नाउ जिसने जितना क्रॉप दिया है, रिस्क अकॉर्डिंग टू बेनिफिट होगा, रिस्क आपका जो रिस्क है, आपका जो